Class 10 History Chapter 3 Globalization वैश्वीकरण Chapter 3 वैश्वीकरण Globalization Part 3 Role of Technology Part 3 Role of Technology तकनीक की भूमिका। यहाँ पर है क्या? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक की भूमिका को यहाँ पर देखिए। What was the role of technology in all this? What was the role of technology in all this? इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? द रेलवेज स्टीम शिप्स द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर important invention without which we cannot imagine that transform 19th century world। ये इस घटनाक्रम में तकनीक क्या भूमिका रही? इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे भाप के जहाज टेलीग्राफ ये सब तकनीकी बदलाव महत्वपूर्ण है। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर तकनीकी। देखिए तकनीकी प्रगति यहाँ पर क्या कि बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होता है। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होते हैं। आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। For example, colonization stimulated new investment and improvement in transport. Faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more cheaply and quickly from faraway farms to final markets। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर के बाजारों में कम लागत और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। फिर आपको आगे यहाँ पर है एक फिगर दिया गया। देखिए एक फिगर यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पे एक जो फिगर है वो आपको यहाँ पर है The Smithfield Club Cattle Show Illustrated London News 1851। द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851 इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज की बात है। कैटर वर्ल्ड ट्रेड, देखिए कैटर वर्ल्ड ट्रेडेड एट फेयर्स ब्राउट बाय फार्मर्स फॉर सेल। देखो मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। देखो मेलों में किसान कैटर वर्ल्ड ट्रेडेड एट फेयर्स ब्राउट बाय फार्मर्स फॉर सेल। कैटर वर ट्रेडेड एट फेयर्स ब्राउट बाय फार्मर्स फॉर सेल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट इन लंदन वाज एट स्मिथफील्ड।
मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद-फ़रोख्त की जाती थी ख जिनकी वहाँ खरीद-फ़रोख्त ख जिनकी वहाँ खरीद-फ़रोख्त की जाती थी जिनकी वहाँ खरीद-फ़रोख्त की जाती था। In the mid-19th century, a huge poultry and meat market was established near the railway line connecting Smithfield to all the meat supplying centers of the country। देखिए स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाज़ार था। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाज़ार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाज़ार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्र को रेलवे लाइनों पर। देखिए यहाँ एक इमेज आपको शो किया गया है, ये इमेज आपको यहाँ पर है। देखिए द स्मिथ फील्ड क्लब कैटर शो इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1851। तो कैटर वर ट्रेडेड एट फेयर्स ब्राउट बाय फार्मर्स फॉर सेल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट इन लंदन वाज एट स्मिथफील्ड। इन द मिड 19th century, a huge poultry and meat market was established near the railway line connecting Smithfield to all the meat supplying centers of the country। तो फिर आपके यहाँ पर आपको है क्या कि द स्मिथ फील्ड देखिए द स्मिथ फील्ड क्लब पशु बाजार 1851 इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में यहाँ पर है, मतलब इमेज प्रसारित किया गया था। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें तक ले जाती थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, एक यहाँ पर और फिगर दिया गया है, जो फिगर आपको देखिए यहाँ पर क्या, मीट बीइंग लोडेड ऑन टू द शिप अलेक्जेंड्रा, यहाँ पर क्या, अलेक्सांद्रा, देखिए अलेक्सांद्रा इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1878 की यहाँ पर इमेज है। तो यहाँ आपको क्या है कि देखिए एक्सपोर्ट ऑफ मीट वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर शिप्स वर रेफ्रिजरेटेड। देखिए मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए द ट्रेड इन मीट ऑफर्स, यहाँ पे जो कहा गया द ट्रेड हाँ, द ट्रेड इन मीट ऑफर्स ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। द ट्रेड, यहाँ पे देखिए द ट्रेड इन मीट ऑफर्स ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। मांस उत्पादक व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। मांस उत्पादक व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। मांस उत्पादक व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। The trade in meat offers a good example of this connected process. देखिए द ट्रेड इन मीट ऑफर्स ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस टिल द 1817 decade। Animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there। यहाँ पर कहता है 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था, आपको काटा जाता। बट लाइव एनिमल टुक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेस। मैनी ऑल्सो डाइड इन ओवगिया, fell ill, lost weight, or became unfit to eat. Meat was hence an expensive luxury beyond the reach of the European poor। यहाँ पर देखिए क्या, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था।
यूरोप के गरीबों के पहुँच से बाहर, यूरोप के गरीबों के पहुँच से बाहर था। हाई प्राइसेस इन टर्न केप्ट डिमांड, हाई प्राइसेस इन टर्न kept demand, high prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology. High price in turn kept demand and production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enable the transport of perishable foods over long distances. Over long distances, high prices in turn kept demand. High prices in turn kept demand and the production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enable the transport of perishable foods over long distances. तो यहाँ पर इसी वजह से देखिए क्या, इसी वजह से मांस खाना यहाँ पर आपको क्या कि इसी वजह से मांस खाना एक महंगा हो जाता और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक आने पर यदि स्थिति बदल गई, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। फिर आपको नो एनिमल्स वर सॉट फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए हाँ, no animals were slaughtered. देखिए no animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia or New Zealand and then transported to Europe as फ्रोजन मीट। देखिए अब जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। जानवर यात्रा से पहले ही मारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। तो सब जगह से जानवरों की वजह उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। दिस रिड्यूस्ड shipping cost and lowered meat price in Europe. This reduced shipping cost and lower meat price in Europe. The poor in Europe could now consume a more varied diet to the earlier monotony. To the earlier monotony of bread and potatoes, many देखिए दो not all could not add meat and butter and eggs to their diet. Better living condition promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. सपोर्ट फॉर इसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया कि देखिए टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम एन ए मोर वेरिड डाइट टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज many though not all could not add meat and butter and eggs to their diet. Better living condition promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. तो फिर आपको आगे यहाँ पर यहाँ पर जो कहा गया इसके बाद देखिए आपको इससे ना कि इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। मतलब शुरुआती पॉइंट पे मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया या न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराकें मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में तो मांसाहार और मक्खन एवं अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी। और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा।
समाजवादी मंसूबों को मिलने लगा। अब यहाँ पे एक कहा गया क्या कि लेट 19th सेंचुरी की बात कीजिए 2.3 देखिए लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज़्म की बात करते हैं। लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज़्म की बात यहाँ पर है, तो लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज़्म है आपको यहाँ पर देखिए। 19वीं 19वीं लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म की बात करूँ 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद 19वीं सदी के आखिर में आप यहाँ पर उपनिवेशवाद को देखिए। Trade flourished and market expanded in the late 19th century. Trade flourished and markets expanded in the late 19th century. Trade flourished and market expanded in the late 19th century, but this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. And increased prosperity. 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो कहा गया, बट दिस वाज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी, इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए darker side to this process. In many parts of the world, the expansion of trade and the closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihood. Late 19th century Europeans conquest produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. तो फिर आपके यहाँ पर कहता है कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की बजाय 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की बजाय से बहुत सारी कष्टदायक 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की बजाय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। तो अब यहाँ पर जो खास बात कही गई वो आपके यहाँ पर देखिए। यह एक मैप दिया गया देखिए। आपके यहाँ पर क्या है कि मैप ऑफ कॉलोनियल अफ्रीका एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ देखिए क्या 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र 19वीं सदी के आखिर में आपको देखिए औपनिवेशिक अफ्रीका का 19वीं सदी के यहाँ पर क्या 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का आपके यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। देखिए ये मैप ऑफ कॉलोनियल अफ्रीका एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी थी। पूरी तरह से मैप बाद में देख लीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका फिगर आपको यहाँ पर है। Look at a map of Africa. You will see some countries borders run straight as if they were drawn using a ruler. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew of the borders. Demarcating their respective territories. देखो demarcating their respective territories. Look at a map of Africa. You will see some countries' borders run straight as if they were drawn using a ruler. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them.
ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को देखो, ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएँगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएँ तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उसे फुट्टा स्केल रख कर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्ज़े की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने-अपने इलाके बाँटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया था। 1850 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बाँट लिया गया था। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरी इन द लेट 19th century. Belgium and Germany became new colonial powers. Belgium and Germany became new colonial powers. The US also became a colonial power in the late 1890s decade by taking over some colonies by taking over some colonies earlier held by Spain. तो यहाँ पे एक ख़ास बात जो कहा 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों तो पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब यहाँ देखिए लेट अस लुक एट वन एग्जांपल ऑफ द destructive impact of colonialism on the economy and livelihood of colonized people। तो आइए देखें उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक सामाजिक अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। तो रोजी रोटी के साधनों पर आपको क्या असर पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सर हेनरी मोर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका सर हेनरी मोर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका सर हेनरी मोर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका। यहाँ पे एक इमेज दिया गया मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली की बात किया गया है। तो सर हेनरी मोर्टन स्टैनली इन सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पर है कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली का यहाँ पर फिगर है। देखिए Stanley was a journalist and explorer sent by the New York Herald to find Livingstone, a missionary and explorer who had been in Africa for several years, like other European and American explorers of the time. Stanley went with the arms mobilized local hunters, warriors, and laborers to help him, fought with local tribes, investigated African terrains, and mapped different regions. These explorations helped the conquest. These exploration helped the conquest of Africa. Geographical explorations were not driven by an innocent search for scientific information. They were directly linked to imperial projects. देखो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारी, योद्धा और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी बुद्धिस्ट की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको एक इमेज यहाँ पर आपको आगे दिया गया है।
देखिए यहाँ पर क्या है कि सर हेनरी मोर्टन ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे इमेज है। सर हेनरी मोर्टन लेक एक आपको यहाँ पर इमेज दिया गया है कि देखिए सर हेनरी मोर्टन स्टैनले एंड हिज रिटिन्यू इन सेंट्रल अफ्रीका इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज इन 1871। सर हेनरी यहाँ पर कहा गया सर हेनरी मोर्टन स्टैनले इन हिज रिटेन्यू। देखिए सर हेनरी मोर्टन स्टैनले एंड हिज रिटिन्यू इन सेंट्रल अफ्रीका इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1871। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली और उनकी टोली। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1871 का इमेज है। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मोर्टन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1871 का इमेज है। तो यहाँ पे एक फिर यहाँ पर दूसरा इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए ट्रांसपोर्ट टू द यहाँ पर देखिए इमेज ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसवाल गोल्ड माइंस ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसवाल्स गोल्ड माइंस ट्रांसवाल्स गोल्ड माइंस द ग्राफिक 1887 का यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है। तो फिर आपको यहाँ पर कहा गया देखिए क्रॉसिंग द विल्ज रिवर वाज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द गोल्ड फील्ड्स ऑफ ट्रांसवाल। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रॉसिंग द क्रॉसिंग द विल्ज रिवर वाज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द गोल्ड फील्ड ऑफ ट्रांसवाल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ gold in Witwater Strands। Witwater Strands देखो चूंकि देखिए विल्ज नदी को यहाँ पर क्या है कि विल्ज नदी को पार करना ट्रांसफर की सोना खदानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। आसान रास्ता था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन विटवाटर सैंड यूरोपियंस रश टू द रीजन डिस्पाइट देयर फियर ऑफ डिजीज एंड डेथ एंड द डिफिकल्टीज ऑफ द जर्नी बाय द 1890s decade साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूटेड ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड प्रोडक्शन। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए क्या व्हीट वाटर श्रेणी में सोने की खोज के बाद तो देखिए व्हीट वाटर श्रेणी में विल्ज नदी को पार करना ट्रांसफर की सोना खानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। व्हीट वाटर श्रेणी में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका एवं रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। देखिए क्या होता है रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग की बात कीजिए यहाँ पर। देखिए in Africa in the 1890s decade, in the 1890s decade, a fast spreading disease of cattle plague or rinder pest had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. देखिए अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। बहुत तेज़ी से आपको फैल गई थी। मवेशियों प्लेग मवेशियों में आपको
मवेशियों को फ्लैग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। और गहरा असर पड़ा। देखिए, दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन colonized societies on colonized society in so देखिए colonized societies. It shows how in this era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortune of thousands of people and their relation with the rest of the world. तो यहाँ देखिए यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाज और यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों की इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजार लोगों का जीवन एवं भाग बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। हिस्टोरिकली देखिए हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबाउंडेंट हिस्टोरिकली अब अफ्रीका historically Africa had abundant historically Africa had abundant land and relatively a small population. Historically Africa had abundant land and a relatively a small population. For centuries, land and livestock sustained African livelihood, and people rarely worked for a wage. यहाँ पे आपको देखिए ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी एवं काम-काज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। In late 19th century, Africa were few consumer goods that wage could buy. If you had been an African purchasing land and livestock, and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. अब यहाँ पर कहा गया क्या, अ, 19वीं सदी के आखिर में तो अफ्रीका 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे एक ऐसे 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के काम करने की क्या ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर का हिस्ट फिर आप आगे यहाँ पर कहा इन द लेट 19th century. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans came to Africa hoping to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe, but there was unexpected problem: a shortage of labor willing to work for wages. तो फिर आपको यहाँ पर आपको कहा गया क्या, 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। तो फिर आपको आगे यहाँ पे यूरोप देखिए एम्प्लॉयज़ यूज्ड मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड which could be paid only by working for wage on plantation and mines. Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market. Mine workers were also confined in compound and not allowed to move about freely. फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक रखने के लिए मालिकों ने बहुत असहाय हथकंडे आज़मा कर देख लिए थे, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था
केवल तभी किया जा सकता था केवल तभी किया जा सकता जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को देखिए काश्तकारों को उनकी ज़मीन सटाने के उत्तराधिकारी कानून बदल दिए गए। नए कानून में व्यवस्था कर दी गई, अब परिवार के एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के ज़रिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाज़ार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। देखिए खान कर्मियों को बाड़ी में बंद कर दिया गया। उन्हें उनके खुलेआम घूमने-फिरने पाबंदी लगा दी गई। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर देन कैम रिंडर पेस्ट देन कैम रिंडर 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 पेस्ट ए डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। देखिए तभी वहाँ रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। विनाशकारी पशु रोग आपको फैल गया। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ एक इमेज भी आपको दिया गया है। देखिए यहाँ एक इमेज आपको दिया गया है। डिगर्स देखिए डिगर्स एट वर्क इन द ट्रांसवाल गोल्ड फील्ड इन साउथ अफ्रीका। द ग्राफिक देखिए दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर। द ग्राफिक 1875 तक इमेज है। डिगर्स एट वर्क देखिए डिगर्स एट वर्क इन द ट्रांसवाल गोल्ड फील्ड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर। द ग्राफिक 1875 का यहाँ पर इमेज है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, तो यहाँ पर कहा गया कि रिंडर पेस्ट देखिए यहाँ पर क्या रिंडर पेस्ट अराइव इन अफ्रीका इन द लेट 1880 डिकेड्स। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटर imported from British Asia to feed the Italian soldiers Eritrea in East Africa. Entering Africa in the east, Rinder Pest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892. It reached the Cape, Africa's southernmost tip, 5 years later. Along the way, Rinder Pest killed 90% of the cattle. तो यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उसी समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए। यह बीमारी आपको ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरफ पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद ये केप मतलब अफ्रीका केप 5 साल बाद ये कैप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रिंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर आपको आगे यहाँ पर द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड प्लांटेशन माइन वर्कर्स। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड प्लांटेशन माइन ओनर्स एंड colonial government now successfully monopolize what scarce cattle resource remained. To strengthen their power and to force African into the labor market, control over the scarce resource of cattle enabled European colonies to conquer and subdue Africa. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द लॉस्ट और पशु के खत्म। देखिए यहाँ पर क्या पशुओं के खत्म हो जाने से पशुओं खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के पशु खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तो अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के वहाँ के बगान मालिकों खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों के कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने एवं गुलाम बना लेने का बेहतर मौका
हाथ लग गया था। अब यहाँ देखिए सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19वीं सदी के देखिए आपको क्या 19वीं सदी की दुनिया में 19वीं सदी की दुनिया में 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों पर ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पर एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया क्या कि इंडेंटर्ड लेबर की बात यहाँ पर आपको की गई है। इस तरह का देखिए यहाँ पर कोई वर्ड इंडेंटर्ड लेबर का कोई वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ आपको है क्या इंडेंट देखिए इंडेंटर्ड लेबर आपके यहाँ पर है यहाँ पर क्या है कि देखिए इंडेंचर्ड लेबर यहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर की यहाँ पर बात की गई है। इंडेंचर्ड लेबर की बात ए बाउंडेड देखिए ए बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। देखिए बाउंडेड इंटेंचर्ड लेबर लेबर a bonded under contract a bonded laborer under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off देखिए to pay off his passage to a new country or home। यहाँ देखिए a bonded laborer under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off देखिए to pay off his passage to a new country or home। ए बाउंडेड देखिए इंडेंचर्ड लेबर के यहाँ जो बंधुआ मजदूरी से बोलते हैं। ए बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि 2.4 में देखिए इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया की यहाँ पर बात की। भारत में आपको अनुबंधित इंडेंचर मतलब आपको अनुबंधित जिसे बोलते हैं उसको यहाँ पर देखिए। तो भारत में आपको अनुबंधित की यहाँ बात की गई है। यहाँ देखिए क्या इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों को जाना देखिए भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना देखिए इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया की आप बात कीजिए। यहाँ पर जो कहा गया भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना देखिए भारत से अनुबंधित इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना देखिए भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया also illustrated the two-sided nature of the 19th century world। देखिए 19th century world the example of indentured labor migration from India also illustrates the two-sided nature of the 19th century world। देखिए भारत से अनुबंधित मतलब गिरमिटिया इसको बोलते हैं। भारत से अनुबंधित मतलब गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। इट वाज ए वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज वेल हैज ग्रेट माइजरी हायर इनकम्स फॉर सम एंड पॉवर्टी higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others। तो यहाँ पर जो कहा गया कि यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। यहाँ पर देख इजाद की दुनिया थी। कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। इन द लेट 19th सेंचुरी
सॉरी यहाँ पर इन द 19th century hundreds of thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantation, in mines and in road and railways construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contract which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. यहाँ हम देखो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क के एवं रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। तो वह स्वदेश लौट सकते हैं। देखिए, मोस्ट इंडियन इंडेंचर वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया and dry districts of Tamil Nadu. In the mid 19th century, these regions experienced many changes. Cottage industry decline. Land returns. They could land rents rose. Lands were clear for mines and plantation. All this affected the lives of poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. देखिए, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक तो भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा उत्तर प्रदेश तो भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखी इलाकों से जाते थे। तो भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बगानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जाता था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बंटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े थे। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे एक इमेज शो किया गया, इमेज आपके यहाँ पर है क्या? देखिए, इंडियंस इंडेंचर्ड लेबर्स इन ए कोका प्लांटेशन, त्रिनाद, अर्ली 19th सेंचुरी। देखिए, देखिए यहाँ पर त्रिनिदाद, यहाँ पर क्या है? त्रिनिदाद आपके यहाँ पर है। त्रिनिदाद के कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का यहाँ पर प्रारंभ है। फिर आपको कुछ डिस्कस यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कुछ आपको डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो फिर आप यहाँ पर जो कहा गया चर्चा देखिए, राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो फिर आपके यहाँ पर कहता है क्या कि इंडेंचर्ड, देखिए शिनाख्त, यहाँ पर देखिए क्या इंडेंचर्ड लेबरर्स फोटोग्राफेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए, शिनाख्त के गिरमिटिया मजदूरों के चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए क्या, फॉर द एम्प्लॉयर्स द नंबर्स आर नॉट द नेम मैटर। फॉर द एम्प्लॉयर्स द नंबर एंड नॉट नेम द नंबर एंड नॉट द नेम मैटर। देखिए, शिनाख्त के मिटा उचित यहाँ पर देखिए, मालिकों के इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। मालिकों के लिए इन मजदूरों का नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या ही महत्व रखता था। तो फिर आपको यहाँ पे कहा गया तो फिर आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर है क्या कि द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेट वर द कैरिबियन आइलैंड, मेनली त्रिनाद, गुयाना एंड सूरीनाम। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स वर द कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली त्रिनाद, गुयाना एंड सूरीनाम। मॉरिशस एंड फिजी, क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू Ceylon and Malaya. Indentured workers were also recruited from tea plantation in Assam. यहाँ पर फिर देखिए,
भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से आपको कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः आपको त्रिनिदाद, गुयाना और सुरिनाम, मॉरिशस एवं फिजी ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी आपको सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी आपको ले जाया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एज देखिए रिक्रूटमेंट रिक देखिए रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स engaged by employers and paid a small commission। देखिए रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंड देखिए रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स engaged by employers and paid a small commission। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or operation। देखिए यहाँ पर क्या है कि रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स engaged by employers and paid a small commission। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home village। तो यहाँ पर जो खास बात कहा गया मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे, एजेंटों को कमीशन मिलता था। तो एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गाँव में होने उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। Agents also tempted the prospective migrants by providing a false information about final destination, modes of travel, the nature of work, and living and working conditions. Often, migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes, agents even forcefully abducted less willing migrants। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फंसाने की झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम एवं जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। फोर्सफुली abduction अपहरण तक कर लेते थे। 19 देखिए यहाँ पर क्या है कि 19th century indenture has been described। तो 19th century indenture has been described 19th century indenture has been described as a new system of slavery on arrival at the plantation laborers found condition to be different from what they had imagined। Living and working conditions were harsh and there were few legal rights। हाँ, 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर लेते हैं यहाँ वैसे हालात आपको नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं था। बट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। मैनी ऑफ देम एस्केप इनटू द wild though if catch they face severe punishment। Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new। In Trinidad, the annual Muharram procession was transferred into a ritual carnival called Hoseh for Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined।
इसके बावजूद मज़दूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूँढ निकाले उन अपने तरीके इसके बावजूद मज़दूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूँढ निकाले। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में ही चले गए। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मज़दूर पकड़े जाते तो उन्हें फांसी दे दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते अ, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म-अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया था। इस मेले को हौस से मतलब इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया था। उसमें सभी धर्मों एवं नस्लों के मज़दूर हिस्सा लेते थे। देखिए सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ राष्ट्रफेरियनिज्म मेड फेमस बाय द Jamaican reggae star Bob Marley is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean देखो यहाँ पर क्या कि रास्ताफारियानिज़्म नामक विद्रोही धर्म जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मॉर्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था, में भी भारतीय आप्रवासी और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इस संबंधों की झलक देखी जा सकती है। देखी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या is also made famous for the Jamaican reggae star Bob Marley is also said to reflect social and cultural link with Indian migrants to the Caribbean. चुटनी म्यूजिक यहाँ पर है। चटनी म्यूजिक popular in Trinidad and Guyana is another creative contemporary expression of post-industrial experience. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world where things from different place get mixed, lose their original characteristic and become something entirely new. तो मोस्ट समथिंग बिकम इंडेंटली न्यू। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग था। यहाँ पे देखिए अंग था ये मोस्ट इंडेक्स अंग था यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। तो फिर आगे यहाँ पर The most indentured workers stayed on after their contract ended. The most indentured workers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. Have you heard of the Nobel Prize winning writer V.S. Naipaul? Some of you may have followed the exploits. Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketer Shiv Narayan Chandra Paul and Ram Naresh Sarwan. If you have wondered why their names and sound vaguely Indians, the answer is that they are descended from indentured labor migrant from India. तो फ्रॉम इंडिया यहाँ पर जो यहाँ कहा गया 20वीं देखिए ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश कर कुछ ही समय वहाँ यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी एस नौयपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्र पौल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना ही
होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके पास उनके उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मज़दूरों के ही वंशज थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया आगे यहाँ पे कहा गया फ्रॉम द 1900 डिकेड फ्रॉम द 1900 डिकेड इंडियाज़ देखिए फ्रॉम द 1900 डिकेड इंडियाज़ नेशनलिस्ट लीडर बिगन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन हैज़ अब्यूसिव एंड क्रूअल। फ्रॉम द 1900s in 1900s decades India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration has abusive and cruel. It was abolished in 1921, yet for a number of decades afterwards, the descendants of indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean islands. Some of Nepal's early nobles captured their sense of loss and alienation. तो यहाँ पर 20वीं सदी के तो यहाँ पर आपको कहा कि 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे मतलब 20वीं सदी के शुरुआती सालों से 1900 के ईस्वी से ही 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रीय नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उसकी राय में बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव का 1921 में से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नॉयपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ नॉयपॉल कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। फिर आप आगे यहाँ पे एक इमेज है, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक इमेज आपको कॉन्ट्रैक्ट का दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इंडेंचर्ड लेबर लेबरर्स। देखिए एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध का यहाँ पर फॉर्म आपको मेंशन किया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर सोर्स दिया गया, सोर्स ए टेस्टिमोनी ऑफ एन इंडेंचर्ड लेबर। ए टेस्टिमोनी यहाँ पर आपको कहा गया कि एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती यहाँ पर कहा गया है। ए टेस्टिम स्रोत ए देखिए स्रोत को ए टेस्टिमोनी ऑफ एन इंडेंचर्ड लेबर एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टिमोनी ऑफ राम नारायण यहाँ पर क्या राम नारायण तिवारी एन इंडेंचर्ड लेबर हु स्पेंट 10 years on Dimilara in the early 20th century। एक राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। उनके संस्मरण का एक अंश यहाँ पर है क्या? इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट। देखिए इन स्पाइट यहाँ पर जो कहा गया इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट। देखिए इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट प्रॉपरली डू द वर्क that were allotted to me in a few days I got my hand brushed all over and I could not go to work for a week, for which I was prosecuted and sent to jail for 14 days। New immigrants find the tasks allotted to them extremely heavy and cannot complete them in a day। Deduction are also made from wage if the work is considered to have been done unsatisfactorily। Many people cannot therefore earn their full wage and are punished in various ways। In fact, the laborers have to spend their period of indenture in great trouble। देखिए यहाँ पर क्या तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए थे और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसकी मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा ना हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इससे बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह-तरह से सज़ा दी जाती थी। दरअसल मज़दूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है।
देखिए सोर्स यहाँ पर दिया गया क्या कि सोर्स क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सोर्स यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इमिग्रेशन ब्रांच 1916। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या, सूरत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य और एवं उद्योग विभाग आप्रवासन शाखा 1916। तो अब यहाँ पर आपको जो खास बातें आपको कहा गया एलिनेशन की बात यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2.5 आपको यहाँ पर क्या कि इंडियन इंटरप्रेन्योर के यहाँ पर क्या है कि इंडियन इंटरप्रीन्योर्स आपके यहाँ पर इंडियन इंटरप्रीन्योर्स इन अब्रोड में यहाँ पर है। तो अब्रोड में जो आपके इंडियन इंटरप्रीन्योर्स उनकी बात यहाँ पर कीजिए, इंडियन इंटरप्रीन्योर्स इन अब्रोड में आपके यहाँ उसको यहाँ पर देखिए। इंडियंस इंटरप्रीन्योर्स इन अब्रोड की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर कैपिटल। तो इंडियंस इंटरप्रीन्योर्स अब्रोड मतलब क्या, विदेश में भारतीय उद्यमी। देखिए विदेश में भारतीय उद्यमी यहाँ पर देखिए इंडियंस इंटरप्रीन्योर्स इन अब्रोड, विदेश में भारतीय उद्यमी। यहाँ पर विदेश में भारतीय उद्यमी जो है उनको यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। Growing foods and other crops for the world market require capital. Large plantation could borrow it from the banks and markets, but what about the humble peasants? देखिए विश्व बाजार के लिए आपको खाद्य पदार्थ एवं फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। विश्व बाजार के लिए देखिए क्या, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी विश्व बाजार के लिए। तो विश्व व्यापार यहाँ पर देखिए विश्व बाजार के लिए विश्व हाँ, तो विश्व बाजार के लिए क्या, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। अब यहाँ पर जो कहा गया क्या, इंटर द इंडियन बैंकर्स enter the Indian banker. Do you know of the Shikaripuri Surops and Nathu Khotiai Chettiars? They were among the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia using either their own funds or those borrowed from European banks. They had a sophisticated system to transfer money from large distances and even developed indigenous forms of corporate organization. यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटई चेटियार के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती का कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। फिर कहते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फ्लोड यूरोपियन colonizers. इंडियन ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फ्लोड यूरोपियन colonizers into Africa. हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स however ventured beyond European colonies.
यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनी देखिए फ्रॉम द 1860 डिकेड फ्रॉम द 1860 डिकेड दे एम्पोरिया एट बिजी ports worldwide selling local and imported couriers to tourists whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels. देखिए यहाँ पे क्या अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों और के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारित यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक तक उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आपको आगे यहाँ पर फिर कहा गया भारतीय व्यापार। यहाँ पर आपको कहा क्या कि देखिए इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, कि भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की बात कीजिए। यहाँ पर क्या हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप with industrialization. British cotton manufacture began to expand, and industrialist pressurize the government to restrict cotton imports and protect local industries. Tariffs were imposed on clothes. Tariffs were imposed on cloth imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. तो अब यहाँ देखिए, भारत में पैदा होने वाले महीन कपास को यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। तो भारत में पैदा होने वाले महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास का आयात रोक लगाएं और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। यहाँ पर देखिए क्या स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their cloth. Excluded from British market by tariff barriers, Indian textile now faced stiff competition in other international markets. If we look at the figures of exports from India, we see a steady decline of the share of cotton textile from some 30% and around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s decade, this proportion had dropped to below 3%. तो below 3% फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। यहाँ देखिए फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। तो फिर से भारत किन चीज़ों को निर्यात किया। 19वीं सदी की शुरुआत से ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की तो सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारत निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। यहाँ हम देखिए, यदि भारत निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया था।
अब यहाँ पर जो ख़ास बात देखिए कहा गया व्हाट देन देखिए तो क्या देखिए व्हाट देन मतलब तो फिर व्हाट देन तो फिर डिड इंडिया एक्सपोर्ट what then did India export? The figure again tell a dramatic story. While exports of manufacturers decline rapidly, export of raw materials increase equally fast between 1812 and 1871. The share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. Indigo used for dyeing cloth was another important export for many decades. And as you have read last year, Afim shipment to China grew rapidly from the 1820s decade to become for a while India's single largest export. Britain grew Afim in India and exported it into China, and with the money earned through this sale, it financed its tea and other imports from China. तो यहाँ पर फिर आपको कहा गया क्या कि तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया, तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया। आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तु का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 5% से बढ़कर 35% तक पहुँच गया। 35% तक आपको पहुँच गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम का निर्यात भी किया जाने लगा था। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफ़ीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफ़ीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफ़ीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर ओवर द 19th सेंचुरी उससे पहले यहाँ पर आप कुछ फिगर आपको मेंशन किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन में यहाँ पर फिगर है। ई ईस्ट इंडिया यहाँ पर है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन का है। दिस वाज द नर्व सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र आपको यहाँ था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक दूसरा फिगर भी आपके यहाँ पे है। ए डिस्टेंस व्यू ऑफ सूरत एंड इट्स रिवर। देखिए सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ए डिस्टेंस व्यू ऑफ सूरत एंड इट्स रिवर ऑल दो यहाँ क्या है कि all through the 17th and early 18th century, Surat remained the main center of overseas trade in the Western Indian Ocean। देखिए क्या 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। तो 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। तो 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। तो ऑल थ्रू द 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी सूरत रिमेन द मेन सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। हाँ, तो यहाँ पे एक खास जो चीज़ें रही फिर आपको यहाँ पर है नेक्स्ट ओवर द 19th सेंचुरी। देखिए ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स थ्रू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. Britain used this surplus to balance its trade deficit with other countries। That's the
देखो दैट इज़ विथ अ कंट्री with country that is with countries from which Britain was importing more than it was selling to. This is how a multilateral settlement system work. It allows one country deficit with another country to be settled by its surplus with a third country. By helping Britain balance its deficit, India played a crucial role in the late 19th century world economy. तो फिर आपको यहाँ पे आगे कहा गया, देखो 19वीं सदी में भारत बाज़ारों 19वीं सदी में देखो 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न एवं कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के साथ दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई ब्रिटेन के घाटे की भरपाई मदद देते हुए भारत 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय कर एक अहम भूमिका अदा की थी। आपको अदा की थी। यहाँ देखिए ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इंडिया also help pay the so-called home charge that included private remittance home by British officials and traders, interest payment on India's external debt, and pension of British officials in India. देखिए ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, उसमें तथाकथित होम चार्ज देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर पर भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। अब यहाँ पे एक इमेज शो किया गया, द ट्रेड रूट्स देखिए द ट्रेड रूट्स दैट लिंक्ड इंडिया टू द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ 17वीं सेंचुरी। देखिए 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, यहाँ पे इमेज है 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, द ट्रेड रूट्स दैट लिंक इंडिया टू द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को यहाँ पर देखिए द इंटर वार इकोनॉमी महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो महायुद्धों के जो बीच अर्थव्यवस्था उनको यहाँ पर देखिए, तो देखिए महायुद्ध के द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Notably, for our concerns in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. देखिए पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहलाने लगी। और देखिए आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहलाने लगी। तो अब आगे यहाँ पर कहा क्या कि आपको युद्ध का रूपांतरण देखिए, वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है युद्ध का रूपांतर। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, युद्ध का मतलब युद्ध के समय जो रूपांतर, उसको यहाँ पर देखेंगे अगले वीडियो में।